रेडियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ना जाने आज क्यों ऐसा एहसास हो रहा है कि आज जो है वो वीक का आगाज हो रहा है, जबकि वी आर क्लोज टू वीकेंड। और लेकिन बहरहाल अच्छी बात है क्योंकि एनर्जी शायद अच्छी है और मुबारक दिन है, जुमे का दिन है। तो जनाब आगे चलकर अपना बहुत अच्छा सा आप वीकेंड स्पेंड करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि एहसास के बिना कुछ नहीं है। और ऐसी ही एक एहसास करती हुई वीडियो हमें सोशल मीडिया पर मिलती है, ट्विटर पर मिलती है, जिसको अप्रिशिएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान साहब। और जनाब ये मैं चाहूँगी कि वीडियो आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर करूँ। ये वीडियो है एक फ़र्ज शनास ऑफिसर की, जो कि रेलवे स्टेशन पर आपको दिखाई दे रहा है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। और जब हम देखते हैं कि एक ट्रेन खचाखच मुसाफिरों से भरी हुई स्टेशन से गुजर रही है और ये फ़र्ज शनास ऑफिसर तमाम सिक्योरिटी के मामलात को, और कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट पेश ना, इन तमाम वाक़यात पर चेक इन रखने के लिए वहाँ पर बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से मौजूद है। और ऐसे में ही अचानक एक बड़ा सैड इंसिडेंट होता है। वो सैड इंसिडेंट किस तरह से होता है और फिर किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, मैं चाहूँगी कि ये वीडियो आप एक मर्तबा ज़रूर देखें। जी, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जब ट्रेन चल रही है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, तो एक शख्स ट्रेन से गुजरता है और पास में खड़ा ऑफिसर फ़ौरन अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखते हुए इस शख्स को रेस्क्यू करता है। और खुदा ना खास्ता अगर बर वक्त रेस्क्यू ना किया जाता तो कोई भी इंसिडेंट या बड़ा हादसा या इस शख्स की जान भी जा सकती थी। तो जनाब बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास लोगों की मदद करें, चाहे आप वर्दी में हैं या आप वर्दी में नहीं हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की जानों का ख्याल रखें। अगर आप कभी कोई रोड पे एक्सीडेंट देखें तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कर सकें, किसी शख्स को रेस्क्यू कर सकें, किसी शख्स की अगर पानी पिला सकते हैं तो किसी को पानी पिला दें, कोई माली मदद कर सकते हैं तो माली मदद कर दें। जो कैपेसिटी आपकी है उसमें रहते हुए हमें एक दूसरे का ख्याल और एहसास रखने की बहुत ज़रूरत है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस पुलिस ऑफिसर को, एहलकार को जो है वो बड़ी इनकी तारीफ़ की है, इनके आज़म को सराहा है। जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपके साथ उस वाक़े का जिक्र करूंगी जिसने मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आप तमाम लोगों को भी हैरत में मुब्तला कर दिया था। और वो इंसिडेंट आपको पता है जो लास्ट वीक हुआ, हैपनिंग लास्ट वीक की सबसे बिगेस्ट, इस वीक की बल्कि सबसे बिगेस्ट हैपनिंग वो ये रही, काबुल एयरपोर्ट इंसिडेंट। और हम तमाम लोगों ने वो मंजर देखा, अपनी आंखों से तो नहीं देखा लेकिन हमारे फ़ोन तक ज़रूर पहुंचा कि जब जो अमरीकी तैयारा है वो परवास के लिए उड़ान भरता है तो किस तरीके से जो अफ़गानी हैं वो तैयारे के साथ लपकने की कोशिश करते हैं। कैसे उन्होंने ये सोच लिया, चले बहरहाल सोच लिया, और उसके बाद जो भी हुआ कि वो अमेरिका शायद पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने फिर देखा कि जहाज़ से जिन मुसाफिरों की गिरती हुई मुसाफिरों की जो गिरने की जो वीडियो थी, जिस तरह से वो वायरल होती है, उनकी जनाब शिनाख्त अब हो चुकी है। 3 अफराद नीचे गिरे थे तैयारे से और इनमें से जो एक शख्स हैं वो डॉक्टर बताए जा रहे हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। और दूसरे शख्स की शनाख्त जनाब मैं आपको बताऊंगी कि ही इज़ अ अफगान फुटबॉलर, नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ी ज़की अनवारी हैं, जो कि अमेरिका जाने के ख्याल रखते थे और अपना मुल्क छोड़ने के लिए मुस्तकबिल से मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की गई और तैयारे से गिर जाते हैं। ज़की अनवारी इनका नाम है, जान की बाजी हार गए जो इस हादसे में। और जो डॉक्टर हैं पेशे से जिनका ताल्लुक ज़िला पगमान से बताया जा रहा है, फ़िदा मोहम्मद है इनका नाम। और तीसरा भी जो एक शख्स है जिसने अपनी जान हारी है। बहरहाल ये तो न्यूज़ थी और एक बड़ा सैड इंसिडेंट था, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था जिस तरीके से भी हुआ। अब जनाब प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और ऐसा लगता है कि जैसे हम में इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है या एहसास ही ख़त्म हो चुका है। और इसका मुंह बोलता सबूत जो एक इंसिडेंट हुआ मीनारे पाकिस्तान पर, हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है।
वो कहते हैं ना कि ना ज़मीन फटी और ना आसमान गिरा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और ख़ातून, एक और हवा की बेटी जुल्म और तशद्दुद का शिकार हुई। मुझे यहाँ पर जिस बात ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया बहुत ज़्यादा, जब ये इंसिडेंट हुआ और हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है आयशा के साथ ये सारा जो मुतासरा ख़ातून है उनके साथ जिस तरीके से भी सारा वाक़या पेश आया। 400 लोगों का क्राउड था, 300 to 400 यहाँ पर लोग मौजूद थे। अच्छा, बहुत सारे सवालिया निशान निकलते हैं, हमारे सिस्टम के भी निकलते हैं कि हमारा इतना बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस और एक इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी का दिन, क्या था हमारा निज़ाम? कहाँ थी हमारी सिक्योरिटी? कहाँ थी हमारी पुलिस? कहाँ थे हमारे रेस्क्यू एहलकार? बकौल मुतासरा खातून के, इस लड़की के जो कि टिकटॉकर हैं या यूट्यूबर है, ब्लॉगर हैं, शी सेज के 6:30 बजे से 9 बजे तक ये इंसिडेंट रहा, ऐसा होता रहा। उनके साथ जो भी वाकया पेश आया, लोग उनको हिरासा करते रहे, कोई उछालता रहा, कोई कपड़े तार तार करता रहा। क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पर कोई इसको रेस्क्यू करने नहीं आया। चलिए, आपके रेस्क्यू इदारे तो एक तरफ, क्या उन 400 मर्दों के हजूम में क्या कोई एक भी मर्द नहीं था जो इस बच्ची को रेस्क्यू कर सकता, जो इस बच्ची को सिक्योर कर सकता, जो इस बच्ची की मदद के लिए आता, जो इस क्राउड में अपनी आवाज बुलंद करता, जो उसके लिए मदद को आगे बढ़ता? क्या 400 मर्दों के क्राउड में एक भी ऐसा मर्द नहीं था? क्या उनको अभी रात को चैन कैसे आता होगा, दिन में करार कैसे आता होगा, नींद कैसे आती होगी, सुकून कैसे आता होगा? इतने वहशी दरिंदे हमारे यहाँ खुले आम फिर रहे हैं कि खातून नजर आई नहीं तो उसको क्या नोच देंगे, उसको चीर देंगे, उसके कपड़े फाड़ देंगे, उसको तार तार कर देंगे, उसकी इज्जत को। निहायत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं कहती हूँ कि चलें, ये हादसा हो गया, हाँ है, हमें वहशी दरिंदे या इस तरह के लोग खुलेआम फिरते हैं। उसके बाद जो सिलसिला बना सोशल मीडिया पर, जो इस खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ये किस कदर दुख की और बदकिस्मती की बात है कि जो भी इंसिडेंट हुआ, आप खुद से पूछिए, अपने आप से एक सवाल कीजिए और जवाब जानने की कोशिश कीजिए, क्या वो खातून, जो मुतासरा खातून है, जिसके साथ 400 लोगों ने जिसकी बेहुरमती की कोशिश की, क्या वो 400 लोगों का क्राउड अपने साथ लेकर आई होगी कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हो, मैं फेमस हो जाऊं, मुझे रेटिंग मिल जाए? I mean, इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा तकलीफ दी है, इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा दुख दिया कि हम हमेशा ही विक्टिम को ब्लेम करेंगे। जो गेस्ट स्पीकर हमारे साथ हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाते चलूँ। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियो जनाब होंगी डॉक्टर सहर चावला, शी इज़ अ डॉक्टर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। इसके साथ साथ हमारे साथ लाइबा ज़ैनब है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, औरत मार्च के हवाले से भी, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी बहुत वोकल रहती हैं, बहुत बात करती हैं। सबसे पहले लाइबा में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। इंसिडेंट हो गया, उसके बाद जो ये कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है खातून की, ये बहुत तकलीफ दे बात है। एक तो खातून हमारे यहाँ महफूज नहीं है, और जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हम हमेशा ख़वातीन को ही ब्लेम करते हैं, विक्टिम को ही, उस पर ही इल्ज़ाम तराशी करते हैं। क्यों? मेरा ये ज़ाती तौर पे कि हमारे मुआशरे में बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस चीज़ को ना सिर्फ ये कि बहुत अहम समझा जाता है, बल्कि इसका एक बड़ा कलीदी किरदार रहता है जब भी ऐसा कोई हादसा या सान्या होता है। आप मोटरवे रेप इंसिडेंट उठाइए, उस वक्त भी यही हुआ। नूर मुकद्दम का केस उठाइए, उस वक्त भी यही हुआ। कुर्रतुलैन का केस उठाइए, उस वक्त भी यही हुआ। इवन आप ज़ैनब का केस उठाइए तो उस वक्त भी लोग सवाल कर रहे थे कि जी उस बच्ची के वालिदैन गए क्यों थे उसको छोड़ के, वो बाहर क्या करने गई थी। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये सब किया है या जिन लोगों को मूरत इल्ज़ाम ठहराना चाहिए उन पे बात हो, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। क्योंकि बदकिस्मती से हम नहीं चाहते हैं कि फिदरशाही के निज़ाम ने जो ताकत एक सिन्फ को दी है वो छीनी जाए। इसलिए हमारी ये भरपूर कोशिश रहती है कि जो कमज़ोर सिन्फ है, जो कमज़ोर अफराद हैं, जो कमज़ोर तबका है, फिर वो बेशक ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, वो ट्रांसजेंडर्स हों या वो मर्द हों जिनका रेप होता है, इल्ज़ाम हमेशा उन्हीं पे आता है जिनके साथ जुल्म हुआ होता है, बजाय इसके कि उनका साथ दिया जाए।
अब एक बड़ी सादा सी बात है कि कहा जाता है कि मीडिया मुआशरे का आईना होता है और मीडिया का ये काम होता है कि वो लोगों की आवाज, जो कमजोर तबका है उसकी आवाज लोगों तक पहुंचाएं, दुनिया तक पहुंचाएं। लेकिन आप ये देखिए कि इस वाकये समेत जितने भी वाकयात हुए हैं, हमारे मीडिया पर्सन्स, बहुत सारे लोग जिनके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, उन्होंने इस किस्म की शर्मनाक कैंपेन्स चलाई हैं, जो अपनी पर्सनल जिंदगी में क्या कुछ करते हैं, जो मीडिया हाउसेस में खवातीन के साथ क्या कुछ करते हैं, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। वो इतने पारसा, इतने शरीफ, इतने मासूम, इतने भोले, इतने सच्चे पक्के मुसलमान बन के वो ट्वीट्स कर रहे हैं और पोस्ट लगा रहे हैं और खवातीन के खिलाफ। मेरा कभी दिल का है कि मैं जितने वाकयात जानती हूँ मैं एक दफा बैठ के लिख दूं सारे, और मैं बताऊं फिर इस मुआशरे को कि ये कितने अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को जितना सेंसर कर सकती हूँ मैं करूँ, लेकिन इस वक्त गुस्सा इतना ज्यादा है, तकलीफ इतनी ज्यादा है, और अभी भी देखिए कि ये औरतों से ही उम्मीद की जा रही है कि वो अपने गुस्से को, अपनी तकलीफ को, अपनी मुसीबतों को, अपने मसाइल को बिल्कुल शट डाउन कर दें और बहुत टोन डाउन करके चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करें। एक और बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ कि जिस पे बात होनी चाहिए वो ये है कि बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या इस बारे में बात करें कि जी 15 अगस्त को देखिए उसने अपने इंस्टाग्राम पे तस्वीर तो लगाई एक खातून होने की हैसियत से, जो कि इस मुआशरे का हिस्सा है, जो कि रोज इस अपने घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए। मैं आपको 100% यकीन के साथ ये बात कह रही हूँ कि मेरे साथ जितनी दफा भी हरासमेंट, जितनी दफा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जितनी दफा मेंटल हरासमेंट हुई, बहुत कम दफा ऐसा था कि मैंने सोशल मीडिया पे लिखा हो या किसी को जाके बताया हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी सोशल मीडिया पोस्ट उतने ही नॉर्मल थी जितनी नॉर्मल। अच्छा, और लाइबा यहाँ पर ये भी बड़ी बात काबिल गौर है कि जब किसी खातून को फिजिकल या मेंटल हरास किया जाता है तो वो फौरी तौर पर उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती है कि वो फौरी तौर पर ये डिसीजन ले पाए कि आया मुझे ये बात अपनी फैमिली से शेयर करनी है, मुझे कैसे शेयर करनी है, मुझे अपने रिलेटिव से शेयर करनी है, क्या मुझे ये बात मीडिया पर करनी है कि नहीं करनी है, और अगर मैंने ये बात मीडिया पर आकर कर दी तो उसके बाद क्या होगा, लोग मुझे कैसे देखेंगे, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरे रिश्ते आएंगे, मुझे लोग किस तरह से बात करेंगे। ये वो सारे सवालात हैं जिससे एक खातून गुजरती है। एंड आई एम श्योर कि जब हमें भी कभी किसी डिस्टर्बिंग माहौल से या एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है, या कभी किसी का जुमला अगर हमें दफ्तर में पसंद नहीं आता है, तो मैं भी सोचती हूँ, वक्त लेती हूँ कि क्या मुझे ये बात अपने हस्बैंड से जाके शेयर करूँ, क्या मैं किसी का बिहेवियर जाके अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करूँ। तो जब हम किसी के एक जुमले पे, किसी एक स्टेटमेंट पर इतना वक्त ले लेते हैं सोचने पे, तो जो इस खातून के साथ वाकया पेश आया, क्या वो एक छोटा सा इंसिडेंट था? लाइबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला और अपनी थॉट्स का आपने इजहार किया इन नियो पाकिस्तान। जब हम ब्रेक पे अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर सहर चावला को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनके कमेंट भी हम लाजमी इस टॉपिक पर लेंगे। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सहर चावला इज़ इन कॉन्वर्सेशन विद अस। डॉक्टर सहर, हमने रिसेंटली इसी वीक में आई गेस हमने एक स्टोरी की, जब हमने हमारी ऑडियंस के साथ भी ये स्टोरी शेयर की कि सिंध में या ठट्ठा के करीब एक इलाका है या गांव है जहाँ पर एक शख्स जो है वो कब्र में से ख़वातीन की लाशों को निकाल कर उनकी बेहुरमती करता रहा। और आपको अगर याद होगा कि आज से 7-8 साल पहले भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था जब एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया था, और तकरीबन उसने ये एक्सेप्ट किया था कि उसने तकरीबन 50 से 60 लाशों के साथ उसने बेहुरमती की है। तो जहाँ पर ख़वातीन कब्र में महफूज नहीं है, वहाँ पर दिन दिहाड़े डू यू फील सिक्योर? आप सिक्योर फील करती हैं हमारे माशरे में? जो अभी इंसिडेंट हो रहे हैं नूर मुकद्दम से लेकर, ज़ैनब से लेकर, और अभी
जो है ये सुनने के बाद तो कॉन्फिडेंटली आप नहीं कह सकते कि आप हर जगह सिक्योर फील करते हैं। कैसे मैं कह सकती हूँ आंखें मिला के आपसे और अपनी माशरे की खवातीन से जिनके साथ ज्यादती हो चुकी है कि मैं हर जगह सिक्योर फील कर सकती हूँ? ये तो मैं अपनी ज़मीर को जवाब दे हो जाऊंगी ये कहने के बाद। एक तो वहाँ पर जो अनफॉर्चुनेट, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात करूँ, एक तो वहाँ पर जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ वो वहाँ पर हुआ, उसके बाद जो लोगों ने उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की है और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोगों ने जो उसकी इज्जत उतारने की कोशिश की है, इस बात पे पॉइंट आउट करके कि आया वो सदमे में है, अगर वो सदमे में है तो उसने इंस्टा पोस्ट कैसे डाल दी। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बता दूं कि सिर्फ जूता पहनने वाला जानता है कि दर्द कहाँ होता है। आपको कैसे पता आप किसी के दिल की अक्कासी कैसे कर सकते हैं, आप किसी के दिल का आईना कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज डिलेड रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। ना मैं उस बच्ची को पर्सनल कैपेसिटी में जानती हूँ नबीहा, ना मुझे पता है कि वो किन हालात से गुजर रही है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जब उसको जानती नहीं हूँ तो मैं उसकी मिजाज की, उसकी सोचों की, उसकी फीलिंग्स की अक्कासी करके कैसे पेश कर सकती हूँ। आप लोगों में से जो लोग भी उसके बारे में फनी पोस्ट लगा रहे हैं और लाफिंग इमोजीज बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी तोहमत इतनी सी भी बेबुनियाद साबित हो गई तो क़यामत के दिन उस लड़की का हाथ होगा और आप सबका गिरेबान होगा। अल्लाह ताला की लाठी से डरें, खुदा से खौफ करें, सिर्फ इस वजह से कि किसी का कोई, मैं ये नहीं कह रही उस बच्ची में कोई ऐप है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, सिर्फ इस वजह से कि कोई ऐप किसी का सामने आ गया और आपके 100 छुपे हुए हैं, आपको जन्नत की बिशारत नहीं हो गई है। आप लोग जो फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे हैं और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और जो हंसी ठट्ठे कर रहे हैं, मेरी अकल नबीहा आपकी हम सबकी ये समझने से कासिर है कि एक लड़की अपने कपड़े फाड़ने के लिए इतने लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकती है। ये किसी की नादानी, किसी की शोखी में आई बेवकूफ़ी तो हो सकती है कि वो अपना स्टेटस लगा दे कि मैं इस वक्त यहाँ हूँगी, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती कि आओ आओ यहाँ पर और मेरे कपड़े फाड़ो। वो वीडियो देखी नहीं जाती, रूह काम जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितना थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने देखा है, क्योंकि मुझे इस बारे में गुफ्तगू करनी थी और मुझे इस मामले को लेकर वेल एजुकेटेड होना चाहिए था, उसमें गंदे बेहुदा कमेंट्स जो पीछे मर्दों के मैं सुन रही हूँ कि सुट्टो एनु पानी, फेंको इसको पानी में, शलवार उसकी उतर रही है। मुझे कहते ऑन एयर इतनी ज्यादा शर्म आ रही है और लोग इस बात को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग जो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं और जो कहने के बाद प्लांटेड है, खुदा का खौफ करें, आपके घरों में माँ बेटियां नहीं है। कौन सी औरत चाहेगी कि उसके कपड़े उतार दिए जाए खुलेआम? और जिस तरह उसको झंझोड़ा जा रहा है, 2.5 घंटे घसीटा झंझोड़ा भी नहीं, नोचा जा रहा है, नोचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, जैसे बाकी भूखे कुत्ते फेरे हैं। किसी ने कल मेरी फेसबुक पोस्ट में कहीं लगाया हुआ था न्यूज़ फीड पे कि भूखे शेरों के आगे जाओगी। ये शेर है, ये कुत्ते भी नहीं है, ये गिद्दड़ भी नहीं है, किसी जानवर की डेफिनेशन पे नहीं बैठते। जंगल का भी कोई कानून होता है, ये थूकने के काबिल नहीं है, ये सारे के सारे संसार करने के काबिल है। आपके माशरे में कोई तवाइफ भी आ जाती है ना और आपको पता है कि वो तवाइफ भी है और वो भी एक मेंबर पे खड़ी हुई है, आपको कोई हक नहीं है उसको उंगली लगाने का। यहां पर मैं किसी भी किस्म के फहाशी के एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही, उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि आपको कोई हक नहीं है किसी की जाती जिंदगी से किसी चीज को रिलेट करके अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का। और यहां पर मैं ये बात भी करना चाहूंगी कि जब कोई मीट एंड ग्रीट का कुछ करें, कोई अपनी जाती जिंदगी में क्या करता है, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक को बुरा मानती हूँ, वहां पे वीडियोस बनाने को पसंद नहीं करती हूँ, मैं इसके बारे में कॉलम्स और वो भी कर चुकी हूँ कि मुझे नहीं पसंद है मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल। ठीक है, आप इसका कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है किसी की जाती जिंदगी के बारे में बोलने का। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, मीट एंड ग्रीट करते हैं, तो जब सेलिब्रिटीज मीट एंड ग्रीट करते हैं तो वो प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से इजाजत लेते हैं, सिक्योरिटी के सिस्टम का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि जहां पर लोग होंगे, अगर क्राइम रेट कम से कम भी होगा तो 0.01% तो होगा। कोई एक बंदा गंदा तो मजमे में मौजूद होगा, और अगर कोई एक बंदा गंदा मजमे में मौजूद होगा तो आपकी इज्जत को, आपकी इस्मत को, आपके प्लान को उससे खतरा होगा। अपनी तरफ से प्रॉपर प्रोटोकॉल्स लें, लेकिन अगेन अगर कोई खुल्लम खुल्ला भी फिर रहा है, किसी को कोई हक नहीं है, उसके इर्द गिर्द उसकी मर्जी से किसी मर्द ने बाहों में उसको घेरा हुआ था, जो भी किया हुआ था, व्हाटसोएवर दैट इज हर पर्सनल लाइफ। एग्जैक्टली, आपको इजाजत नहीं दी है कि आप सारे आके भूखे कुत्तों की तरह उसके जिस्म को नोचना और फाड़ना शुरू कर दें। इसकी जिस कदर मुजम्मत की जाए कम है। मेरी तो अकल अब तक हैरान है, तीसरा दिन है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने क्या देखा। डॉक्टर सहर चावला, हमें क्या करना होगा? ये जो हम एवरी टाइम वी ब्लेम विक्टिम, हम हर बार अपने जो विक्टिम को ब्लेम करते हैं, जो हम उस पर इल्जाम तराशी करते हैं कि उसका फाहिश लिबास था या उसका पास्ट ऐसा था, क्या करना पड़ेगा हमें इस माइंडसेट को तब्दील करने के लिए? हाउ इंपॉर्टेंट? हमें वो माएँ बनना पड़ेगा
जो अपने बेटों की, अपनी बेटियों की और अपने बच्चों की वो तरबियत करेंगी कि वो उनको बड़ा होते ही बताएं कि जो जुल्म करने वाला है वो गलत है और जो मजलूम होता है उसको शर्मिंदा होने की और चुप करके बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं नाजरीन को और उन सब लोगों को जो ये कह रहे हैं कि वो उसी वक्त निकल के क्यों सामने नहीं आए, ये भी बताती चलूं कि बहुत सी लड़कियां 10-10, 15-15, 20-20 साल हैरासमेंट रिपोर्ट नहीं करती। लड़कियां, आप हैरासमेंट की बात कर रही हैं, वो तो एक प्रॉपर इलीगल है। तलाक एक हलाल चीज है ना, खुला एक हलाल चीज है ना। बेशक अल्लाह ने हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद की है, मैं बता रही हूँ। इतनी सारी मेरी जानने वाली कॉलीग्स, इतनी जानने वाली डॉक्टर्स जिन्होंने खुला लिए, जिन्होंने तलाक ली है, वो डर के नहीं बताती ऑफिस में कि हमने ली हुई है। क्यों नहीं बताती? कि लोग कहेंगे हाय इसकी तलाक हुई है। ये आप लोगों के माशरे का माइंडसेट है जिसकी वजह से विक्टिम बोल नहीं पाता। ये वो माइंडसेट है। ये तो एक खुला और हलाल तलाक की बात हो रही है ना कि लोग 10 साल बोल नहीं पाते कि मेरे साथ ये हो रहा है। एक छोटी सी हरासमेंट किसी ने गुजरते, छोटी सी ने, ये भी बहुत बड़ी एक इज्जत इस्मत वाली लड़की के लिए चिमटी काट दी है, वो बोल नहीं पाती है। जिसको 400 ने नोचा होगा उसके बाद वो फटे कपड़ों से जाके थाने में बैठती और वो थाने में जाके बोलती उसके बाद। डॉक्टर साहर, हमें यहाँ पर ये भी बात करने की ज़रूरत है कि जब किसी खातून को फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट उसकी की जाती है तो वो खातून कितना ट्रॉमाटाइज होती है, कितने सदमे में होती है। वो औरत इस हद तक भी ट्रॉमेटाइज्ड हो सकती है कि वो सारी जिंदगी जो है एक नॉर्मल रिश्ते में कभी एंटर ही ना हो पाए। ये भी एक लेवल ऑफ ट्रॉमेटाइजेशन होती है। और एक चीज होती है डिनायल ऑफ ट्रॉमा, यानी आप माने ही ना डिनायल ऑफ इंसिडेंट कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अक्सर ऐसे लोग, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे भी देखे जाते हैं जो मानते ही नहीं है उनके साथ कुछ हुआ एंड दे ट्राई टू एक्ट नॉर्मल। कोई इंस्टाग्राम नॉर्मल पोस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें की, अगेन मैं उसको नहीं जानती, इस चीज का भी सबूत हो सकती है कि शी इज ट्राइंग टू एक्ट नॉर्मल एंड शी इज ट्राइंग टू हाइड इट सो वेल कि किसी को पता ही ना लगे मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी एक्ट नॉर्मल ऑन सोशल मीडिया। पीपल आर लाइक दैट। और एक चीज होती है डिलेड रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, जब आप कुछ अरसे बाद पहचानते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, और फिर उसके कॉम्बैट मैकेनिज्म्स हर इंसान के अलग अलग होते हैं। ये जो बैठ के बड़े बड़े फतवे सारे कर रहे हैं ना फेसबुक पर, बता रहे इस वक्त क्यों नहीं बोली, जो बोलता है हाय वो सदमे में होता है, यही वो धकिया नूस सोचों के मालिक है जो कहते हैं हाँ इसकी तलाक हो गई है, तलाक हो गई है तो ये तो तैयार होके फिर रही होती है। यानी आप लोग चाहते हैं अगर किसी के साथ कुछ हो गया है तो वो जिंदा लाश बन जाए, वो मर जाए। जब वो अधमरी नजर आएगी, जब वो मरी नजर आएगी, जब उसमें अपने आप को खड़ा करने की कोई ज़ील एंड ज़ेस्ट नहीं होगी तो मेरा माशरा उसके लिए तालियां बजाएगा। और जब वो अपने लिए खड़ी हो जाएगी और जब वो अपने चेहरे पे कोई मलाल नहीं रखेगी। मैंने एक और बड़े फेमस यूट्यूबर का आज ये भी इंटरव्यू सुना है कि जब किसी को दुख होता है उसके चेहरे पे नजर आता है, नहीं नजर आता है। ठीक है ना, सब नहीं होते हैं इतने कमजोर, जरूरी नहीं होता है कि सबके चेहरे पे नजर आए। कुछ लोगों को अपने आप को खड़ा करना भी आता है और कुछ लोगों को अपनी इनसिक्योरिटीज को भी छुपाना आता है और कुछ लोगों को उनको ओवर पार भी करना आता है। खुदा के लिए लोगों की जो हाजिरी है ना वो अल्लाह की अदालत में होने दे, लोगों की हाजिरी अपनी अदालत में ना करें, क्योंकि यकीन करें आप में से ना कोई अंबिया है, ना ही आप में से कोई सहाबा है और ना ही किसी को जन्नत की बशारत हो चुकी है। डॉक्टर सहर चावला, आई विश कि मैं आपको मजीद इस टॉपिक पर आपसे बात कर सकती, लेकिन आई हैव टू क्लोज इट हेयर। और थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और जो तमाचा आपने इस वक्त उन तमाम लोगों के सो कॉल्ड, वो जो लोग इस वक्त सोशल या लिबरल्स बने हुए हैं, उनको जो आपने आईना दिखाया है, हैट्स ऑफ टू यू जनाब। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan. वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान यंगेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर जिनका नाम है दुआ मिर्ज़ा, जो कि डेली पाकिस्तान के लिए रिपोर्टिंग भी करती हैं। शी इज़ अ क्राइम रिपोर्टर और इसके साथ साथ बाइक राइडिंग का जनाब ये शौक भी रखती हैं। और दुआ ने जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से या ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी के हवाले से, तो हमेशा बड़ी वोकल रही हैं अपनी थॉट्स के साथ और उसको शेयर करती हैं। और अभी भी रिसेंटली जो मीनार पाकिस्तान इंसिडेंट हुआ उस पर भी दुआ की हमें
ट्वीट नज़र आती है जिस पर वो चाहती हैं कि नामर्द करने वाला बिल भी मंजूर किया जाए और तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाए। यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि अब जनाब केमिकल कैस्ट्रेशन जो लॉ है वो भी अप्रूव हो चुका है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन अब कब होगी? मेरे ख्याल से अगर इम्प्लीमेंटेशन जल्द अज जल्द होगी तो शायद हम इन वाक़यात की रोकथाम की जानिब जल्द बढ़ सकेंगे। दुआ, वेलकम टू द शो। बताएगा कि कितनी मर्तबा इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जब आप रिपोर्टिंग के लिए बाहर जाती हैं और लोगों की जो नज़रें भी होती हैं आपको उनका भी सामना करना पड़ता है, बाकी चीज़ें तो सारी बहुत बिल्कुल। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी इन योर शो। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इस हवाले से कि हमारे यहाँ रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं और ये ऐसी एक वीडियो है नबिया कि बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो जिस पे ब्लड भी होता है, लाशें भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन ये वाहिद ऐसी वीडियो थी जो अभी तक मैं पूरी नहीं देख सकी, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते। आप सिर्फ ये सोचिए 400 मर्द और एक खातून वहां पर। फिर अब बड़ा मिसहैंडल हुआ सोशल मीडिया पर भी ये सीन। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि एक इंसिडेंट हुआ, वो कयामत से भी बड़ा इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस पर जिस तरह हम लोगों ने जो रिएक्शन दिया कि वो लड़की कैसी थी, तो मैं अभी तक ये अपील कर रही हूँ और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, ख़वातीन को क्यों ब्लेम किया जाता है कि उसी ने कुछ किया होगा तो उसका रेप हो गया, उसी ने कुछ किया होगा तो उस पर तशद्दुद किया गया, उसी ने कुछ किया होगा तो शौहर ने मारा। अब इस केस में भी हम कह रहे हैं कि ये खातून ही भाई खराब थी, इसी ने सारा कुछ प्लांटेड किया, इसलिए 400 का हजूम उस पर टूट पड़ा। देखें, ये खातून होती, यहाँ पर कोई मर्द होता, इवन यहाँ पे कोई जानवर होता या फिर कोई दरख्त होता जिसको 400 लोग नोच रहे होते, तो ये उतनी ही इंटेंस वाक़या है। बीइंग अ रिपोर्टर, ये वाक़या हर खातून रिपोर्टर के साथ लाइव बीपर के दौरान पेश आता है। कभी कोई जलूस कवर कर रहे हो हम, कोई नेशनल इवेंट हो, तो ऐसा ही होता है कि बहुत बड़ा हजूम आता है। सिर्फ हमारे कपड़े इसलिए नहीं फटते क्योंकि वहाँ पर मीडिया बहुत ज्यादा होता है, सिक्योरिटी होती है। माजी में हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे, बहुत सारी खातून एंकर्स के साथ सेम यही रवैया अपनाया गया। तो जहां पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक थी, वहीं पर मुझे ये हौसला हुआ वीडियो देखकर कि शायद अब ये इशू अपटेक कर लिया गया तो शायद इस पर अब एक्शन भी लिया जाए। लेकिन फिर क्या होता है कि मिनट्स में सोशल मीडिया पर जैसे इशू हाईलाइट होता है वैसे ही एंगल बिल्कुल तब्दील होता है और लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उस लड़की की पुरानी टिकटॉक की वीडियोस निकालते हैं, फिर ये बताते हैं वो टिकटॉकर है, वो यूट्यूबर नहीं है। यार, दीज आर नॉट आर इशू कि वो यूट्यूबर है, वो टिकटॉकर है, उसने जीन्स पहनी है। उसने टी शर्ट पहनी है। इशू ये है कि दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया, इंसानियत की तजलील का इतना बड़ा सानिया हुआ, उस पर हम क्या रिएक्ट करेंगे। उसी दिन आपको मैं ये बताऊं कि लाहौर में गैंग रेप हुआ, एक बच्ची को बुलाया गया रायविंड में, जहां पर फेक कॉल की गई उसको कि इंटरव्यू की कॉल है, वहां पर जाके 4 नौजवानों ने उसका रेप किया। उसी दिन एक और जगह पर वीडियो शूट हो रहा था और एक लड़की को बुलाया गया और स्टूडियो ऑनर ने उसके साथ ज्यादती की। लेकिन न जाने कितने ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, जो आप और मैं जानते भी नहीं है, या जो लोग शर्म में या अपने भरम में या अपनी खानदान की इज्जत के लिए जो सामने आते ही नहीं है, जो थानों तक पहुंचते ही नहीं है, जो मीडिया तक पहुंचते ही नहीं है, जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कितने ऐसे वाकयात जो भरे पड़े हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे मोस्ट डिस्टर्बिंग एंगल था इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरे हादसे में, वो हमारा समाजी रवैया था। बहुत ज़्यादा कि अभी भी हम डिफेंड कर रहे हैं और हम पीछे छुपना चाह रहे हैं इस बात के कि जी दोबारा विक्टिम ब्लेमिंग करें, उस लड़की की प्रोफाइल करें और फिर इग्नोर कर दें ऐसा इशू, फिर वेट करें कि कभी दोबारा खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इवेंट होगा, फिर इस पर डिबेट होगी तो फिर हम पीछे हो जाएंगे। मेरा मुतालबा ये है पूरी कौम से, वो मर्द भी हैं, कौम की बेटियों से भी मुझे बहुत ज़्यादा शिकवा है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी खवातीन भी देखी हैं जो इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। तो आप कभी भी ये जिक्र कर सकते हैं कि उस लड़की का कैरेक्टर क्या था, वो आप अपनी गैदरिंग्स में कर ले, लेकिन खुदारा ऐसे नहीं करें कि इस इशू को किसी भी एंगल के पीछे छुपा दें और फिर इशू डेड हो जाए। और आप सबसे बड़ी बात, सॉरी मैं आपकी बात को मैं यहाँ पर कतकलामी की माजरत, लेकिन हम तमाम लोगों को मोटरवे वाला वाकया नहीं भूला। जब एक खातून अपने 2 बच्चों के साथ किसी मजबूरी में ट्रैवल कर रही है या किसी शादी ब्याह के तकरीब के लिए जा रही है, हमने तो उसको भी ब्लेम किया कि वो रात को क्यों दिन दहाड़े वाकया हुआ दुआ, वो तो कि ये अगर खातून गई तो इसने जुर्रत कैसे कर ली कि ये।
और सबसे बड़ी बात आप देखें, प्लान्ड इवेंट को बनाया जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज के, वो प्लान्ड इवेंट था, पुलिस कह रही है प्लान्ड इवेंट था, तो लोग ठंडे पड़ गए। प्लान्ड इवेंट मैडम हो सकता है कि उसने टिकटॉक पे ये कहा हो कि मैं जा रही हूँ कल मीट एंड ग्रीट सेशन करने, बहुत सारे सहाफी ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स ऐसे मुलाकात करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्लान ये खींचातानी की जाए, प्लान ये हो कि मेरे कपड़े फाड़ दिए जाएं, ये तो कहीं भी नहीं होता। तो हम, और फिर ब्लैकमेल आजकल ये भी किया जा रहा है, रात से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान के इमेज को गंदा मत करें, इस इशू को खत्म करें, और खुदा ना खासा ये भी कहा जा रहा है कि किसी तवाइफ की हक में बोलने के लिए पाकिस्तान तो गंदा ना करें। तो पाकिस्तान का इमेज तो आप लोग गंदा कर रहे हैं उस लड़की के बारे में बोल बोल कर। शायद अगर हम इस इशू को अपटेक करें तो उस पर हम एक्शन लिए जाएं, बिल हो पास हो, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम ये कहते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, लोग रिपोर्ट नहीं करते, तो खवातीन से भी मेरी बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि प्लीज़ अवेयर रहें कि आपने कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है। पुलिस के पास जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल मौजूद है जहां पर सिर्फ खवातीन ऑफिसर तैनात की गई हैं, वहां पर खवातीन जा सकती हैं। फिर पंजाब कमीशन बराए हुकूक खवातीन है, वहां पर खवातीन जा सकती हैं। चेयरपर्सन है, ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल है, वहां पर जा सकती हैं। तो अगर आप पुलिस कल्चर से डरती हैं तो रिपोर्ट लाजमी करें ताकि केसेस सामने लाजमी आए। और ये फिर रिपोर्ट कैसे करें खवातीन जब वो ये देखती हैं कि एक इशू ऑटोमेटिकली आता है और उसको किस तरह दुआ दुख की बात पूरे वाकई में यह है कि कितनी सारी खवातीन जो कि पता नहीं शायद डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही होंगी या जिनके साथ जो रेप विक्टिम होंगी, वो इन वाकयात को देखकर शायद ये सोचती होंगी कि अब हम मीडिया पे आके क्या करेंगे, अब हम अपनी हक के लिए आवाज बुलंद करके क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ही एट दी एंड ब्लेम किया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि खामोशी है। बिल्कुल। यहाँ पर देखें ना नबिया, अगर वो खातून टिकटॉकर है, उसने कम कपड़े पहने हुए, जो भी पहने हुए, चाहे वो शायद वो भी इसी सदमे में होगी कि मैं ना जाकर बोली होती। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे समाजी रवैये इस तरह के हैं कि इंसान शायद बाद में खुद को कि यार मैंने ना ही बात की होती, कि यहाँ पर बजाय कि उस ऐसे लोगों को, ऐसे विक्टिम को, ऐसी खवातीन को सपोर्ट करने के हम उनको मजीद ब्लेम किए जा रहे हैं। आपके मैं लास्ट कमेंट दुआ इस पर लूंगी, फिर आई हैव टू वाइंड अप दिस सेगमेंट। मेरा लास्ट कमेंट ये है और तमाम लोगों से अपील है कि ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत सीरियस इशू है, और ये रोज़ बरोज़ होते हैं। मीनार पाकिस्तान में उस दिन भी 3 इंसिडेंट ऐसे ही रिपोर्ट हुए, वो लड़कियां अभी तक ट्रेस नहीं हो सकी। तो वो लड़कियां अब शायद कभी कैमरे पे आएंगी भी नहीं और बताएंगी भी नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, वो मुकदमा भी नहीं दर्ज करवाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली वो डर गई होंगी कि एक लड़की जो सामने आई उसके साथ हमने क्या किया। तो ऐसे वाकयात को प्लीज सीरियस लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि ऐसे वाकयात में अगर हम अवेयरनेस कैंपेन चला सकें तो शायद इसमें कमी आ सके। थैंक यू सो मच दुआ फॉर ज्वाइनिंग अस। और प्लीज मैं ही इस बात को कंटिन्यू करूंगी, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक, कि अगर आपके पास कोई इस तरह का विक्टिम है, प्लीज सपोर्ट हर, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें बजाय उनको ब्लेम करने के। ब्रेक के जाने बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट होंगे आपके लिए, खासकर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में विरासत के हवाले से। इट्स अ हेडलाइन ब्रेक, साथ रहिएगा। Near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan. वेलकम बैक जनाब। हेडलाइन ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, और आज हम एक ऐसी जहनी बीमारी का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके सिम्टम्स के बारे में तो शायद आपको पता हो, लेकिन शायद आपको इसका नाम आपने पहले कभी ना सुना हो। लेकिन ये कितनी कॉमन जहनी या दिमागी बीमारी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं बात करने वाली हूँ हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में बाइपोलर डिसऑर्डर। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते वो हमारा ये सेगमेंट लाजमी देखें। इसमें आपकी जनाब जो इंसान है उसके मूड्स, उसकी अटेंशन, उसकी सरगर्मियाँ, उसके काम करने का तरीका, उसकी नींद, उसकी भूख, हर चीज़ एक डिफरेंट पैटर्न पर चली जाती है। अच्छा जी, मूड स्विंग्स आपके कितने एक्सट्रीम होते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसका इलाज मुमकिन है, और हम इस पूरे मामले पर, इस डिसऑर्डर पर बात करेंगे। जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं, और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताइएगा, ये कितना कॉमन है? बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे हम बाइपोलर का मतलब होता है 2 पोल्स के ऊपर रहने वाला। 2 पोल्स का मतलब ये है कि लाइक आप अगर एक स्ट्रेट लाइन, अगर आपको ये मेरा हाथ नज़र आ रहा हो, ये एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लगाएं तो 2 बाइपोलर वाला जो मरीज़ होता है वो इन 2 पोल्स के ऊपर रहता है, वो मिड में कभी नहीं आता, नॉर्मल कभी नहीं होता। और ये एक मूड डिसऑर्डर है, यानी
ये मिजाज जिसको हम कहेंगे कि उसकी ख़राबी है एक्चुअली, कि इसमें कभी भी तवाज़ुन नहीं रहता, ये हमेशा नहीं, ये इसमें तवाज़ुन नहीं रहता, इसमें हमेशा इम्बैलेंस रहता है, एक्सट्रीम रहते हैं। हाँ, अगर मुझे आप पेपर और ये दे दें तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा बताना। जी बिल्कुल। पेन भी मुझे दीजिएगा। ये लीजिएगा। अच्छा, जैसे अगर आप लोगों को ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी, अगर आप जूम इन करें हमारा कैमरामैन जो है वो पेपर को थोड़ा सा क्लोज, तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में हम सब जो हैं यहाँ मिड में रहते हैं। दिखाएगा डॉक्टर साहब? हम सब मिड में रहते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं। एग्जैक्टली, हम सब मिड में रहते हैं। जब हम बाइपोलर की बात करते हैं तो बाइपोलर का मरीज जो है या तो इस एंड पे रहेगा, ओके, या इस एंड पे रहेगा, ओके, यहाँ नहीं आता, बीच में नहीं आता, नॉर्मेलिटी में नहीं आता। बाइपोलर यानी 2 पोल्स के ऊपर रहता है, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आता। बहुत ज्यादा हाइपर हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा? 2 चीजें होंगी। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे डिप्रेशन है, यानी उसका मूड बहुत लो है, बहुत लो है, कि वो ज़िंदगी की आम रूटीन को कैरी नहीं कर पा रहा, वो गिव अप कर चुका हुआ है हर चीज़ के ऊपर, अपने आप को भी लुक आफ्टर नहीं कर पा रहा, ये डिप्रेशन है। और ये हाई एक्साइटमेंट है, बहुत ही एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट, जिसमें वो बहुत खुश है, बहुत बातें कर रहा है, बहुत पार्टीज़ कर रहा है, हाई एनर्जीज हैं उसके अंदर, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, बहुत कुछ है इसके अंदर, यानी ये हाई एक्साइटमेंट है और ये बिल्कुल डिप है, ये बहुत डाउन, बहुत डिप्रेशन है, यहाँ पे कभी नहीं आ सकता। ये 2 एक्सट्रीम्स हमेशा एक्सपीरियंस करता है। बाइपोलर का मरीज़ जो है, बाइपोलर जिन लोगों को मसला होता है, इन 2 एक्सट्रीम्स के ऊपर वो रहते हैं, वो नॉर्मेलिटी में नहीं आते। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी। इस नॉर्मेलिटी को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी कि जिस तरह से हम बात के आप और मैं या कोई भी और आम इंसान जिसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और ख़ासतौर पे बाइपोलर नहीं है, हम कभी डिप्रेशन में जाते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम एक्साइटेड होते हैं। एक ही दिन में हमारी बहुत सारी मूड वेरिएशंस आ जाती हैं, एक ही दिन में हम खुश भी हैं और कभी हम उदास हो गए हैं, मगर हम फिर दोबारा, जैसे मैंने लाइन में आपको शो किया, हम वापस यहाँ पे सेंटर में आ जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। मगर वो लोग अनफॉर्चुनेटली जो कि बाइपोलर का शिकार हो जाते हैं, मूड के इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो या तो डिप्रेशन में रहते हैं या फिर वो एक्साइटमेंट में रहते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं होती। जब कोई इंसान बाइपोलर का मरीज़ बन जाता है तो कम से कम 2, 3, 4, 5 वीक्स में वो इन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आज डिप्रेशन है, कल एक्साइटमेंट आ गई, कल एक्साइटमेंट थी, परसों डिप्रेशन फिर आ गया। नो, ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन आता है फॉर अ वीक और 2, और इससे भी लंबा हो सकता है। एक्साइटमेंट आती है फॉर अ वीक, 2, और इससे भी लंबा, यानी वो एक ख़ास कंडीशन में थोड़े अरसे के लिए स्टे करता है। हर दिन या एक ही दिन में बार बार उसका मूड नहीं बदलता। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बाइपोलर डिसऑर्डर का जो अफराद शिकार होते हैं या जो इस मर्ज में मुब्तला लोग हैं, उनके अर्ली सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे कि फैमिली डायग्नोज कर पाए कि शायद ये जो शख्स है ये इसमें मुब्तला हो रहा है? सबसे अर्ली साइंस जो हैं दोनों में से या तो डिप्रेशन हो सकता है या फिर एक्साइटमेंट हो सकती है, जिसको हम मैनिया, अपनी ज़ुबान में हम उसको मैनिया बोलते हैं। होगा किस तरह से कि यानी अगर डिप्रेशन का फेज़ आ रहा है, अगर डिप्रेशन पहले आ गया है तो होगा ये कि डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, यानी मूड बहुत ज़्यादा लो हो गया है, लो एनर्जीज हैं, ज़िंदा रहने को दिल नहीं कर रहा, खाने पीने को दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा सोना जो है वो उसमें हो सकता है, बहुत लो होप्स हैं, कोई होप नहीं है और बिल्कुल ज़िंदगी को गिव अप किया हुआ होता है। ये डिप्रेशन वाला फेज़ है। हो सकता है इस फेज़ में हो कोई बाइपोलर का मरीज़ जो है। देयर इज़ अनदर एक्सट्रीम जिसको हम मैनिया कह रहे हैं, एक्साइटमेंट कह रहे हैं। उसमें क्या होगा कि बंदा जो है, हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑब्जर्व किया कि उसमें तेज़ी आ रही है, उसकी हर चीज़ में, उसकी चाल ढाल में, बातचीत में, सोने में, काम करने में, हर चीज़ में बहुत तेज़ी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। यानी वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी है, जिसमें वो हमें लगेगा कि बातें करता करता एकदम से शिफ्ट कर जाता है
अपनी बात के कंटेंट को नहीं रखता। आपने उससे एक बात की, वो तेज़ तेज़ बोल रहा था और उसने अगली बात शुरू कर दी फटाफट। इसी तरह से वो बड़े बड़े गोल्स बना लेता है और एक ही दिन के छोटे छोटे टास्क को बहुत ज़्यादा एक ही दिन में इकट्ठा करने की कोशिश करता है और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करता है और उसमें उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सर्व हो जाती है और वो नहीं कर पाता। गोल्स बहुत ज़्यादा बनाना, आज मैंने ये भी कर लेना, मैंने घर की सफाई कर लेनी है, मैंने फलां को भी बुला लेना है, मैंने कपड़े भी धो लेने हैं, मैंने ये, इस तरह की चीज़ें, यानी एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश। अपने आप को समटाइम्स, ये एक एक्सट्रीम उसकी हालत है, समटाइम्स वो अपने आप को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझना शुरू हो जाएगा। मे बी वो अपने आप को समझे कि वो कोई हीरो है, मे बी वो अपने आप को कोई वली औलिया कुछ भी समझना शुरू हो जाए। सो मैनिया में ये वाली चीज़ें जो हैं वो भी हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि वो समझे कि मुझे किसी बड़े काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का जो शिकार अफराद है या जो पेशेंट है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी लीड कर सकते हैं बाय सीकिंग हेल्प? बाइपोलर जो होता है ना नबीहा, ये ऐसा मर्ज है जो कि ख़ानदान में रन करता है, यानी आपका नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक्सीडेंटली आ जाएगी, एक्सीडेंटली नहीं आता। जैसे ये आपकी जेनेटिक है, बिल्कुल ये आगे से आगे चलता है। और उसमें जैसे डिप्रेशन जो है कभी एनवायरमेंटल हो सकता है, मगर बाइपोलर एनवायरमेंटल नहीं होता। ये आपके बॉडी केमिकल्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ही आता है और फिर आपकी एक जेनेटिक हिस्ट्री होती है। बॉडी केमिकल्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जिस्म में जो चीज़ें एक ख़ास मकदार से केमिकल्स चल रहे हैं, जब उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, कमी बेशी होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन या मैनिया दोनों में से किसी एक चीज़ का शिकार हो जाता है। के पास लोग नहीं जाते हैं या मेंटल इलनेस के लिए लोग नहीं जाते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास कि शायद दिमागी मर्ज है, तो मे बी शायद पागलपन है। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? जिस तरह हमारे अगर दिल का आर्जा है तो हम सारी ज़िंदगी उसके लिए दिल की दवाई लेते हैं ना, तो फिर इसके लिए हम क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्टिग्मा बना हुआ है एक्चुअली में नबीहा हमारे यहाँ पे। हम जहनी मर्ज के इंसान को जो है, जो जहनी सेहत जिसकी ख़राब हुई है, उस इंसान को हम समझते हैं कि ये पागल हो गया है। जैसे हम अभी बाइपोलर की बात कर रहे हैं और इसके इलाज की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल दिल के आर्जे वाली बात है कि इसकी भी दवाइयाँ आपको सारी ज़िंदगी खाना पड़ सकती हैं और फिर आप उससे स्टेबल भी रह सकते हैं। जैसे दिल का मर्ज कंट्रोल में रह सकता है, बाइपोलर भी कंट्रोल में रह सकता है। मगर हमेशा जब हम बात करते हैं कि आप डॉक्टर तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं, बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन में हैं, तो ये तो लोगों को बड़ा क्लियरली नज़र आता है कि ओहो इसने काम करना छोड़ दिया, ये उस तरह से एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले रहा, या अभी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, ये तो सोया रहता है उठता, ये लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। मैनिया लोगों को नज़र नहीं आता। वाई? क्योंकि आप देखें, आप इतने एनर्जेटिक हैं, आप बातें करें, आप हर काम भड़ के कर रहे हैं, आप पैसे बहुत ज़्यादा खर्च रहे हैं लोगों के ऊपर और अपने ऊपर भी, तो ये एक वो एक डिज़ायर्ड, यानी हमारे यहाँ पे इस चीज़ को उतना नेगेटिव नहीं समझा जाता, बल्कि लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है जो भड़ के काम करते हैं। अब मैनिया को आइडेंटिफाई करने में कहीं मसला हो सकता है, एग्जैक्टली मसला हो सकता है। सो इस वजह से ये मिस डायग्नोसिस में जो है वो जा सकता है, लोग इसको लें ही ना, ये प्रॉब्लम है। और ऑन द अदर हैंड लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो ज़हनी सेहत के आर्जे होते हैं, जो ज़हनी सेहत के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर हेल्प या ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बाइपोलर के बारे में जो आपने बताया, आई एम श्योर कि लोग जितना अपनी दूसरे जिस्म के जो हमारे अज़ा हैं उनकी बीमारियों को या उनकी सिकनेस को जितना सीरियसली लेते हैं, आई विश एंड आई होप कि उतना ही वो हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर है या जो दिमाग की बीमारी है उसको भी इतना ही सीरियसली ले और बाकायदा उस पर भी प्रॉपर जो है वो हेल्प ले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बात करेंगे विरासत की तकसीम के हवाले से और औरतों को दरपेश मसाइल के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं और ये सेगमेंट खासकर हम इसलिए लेकर आए क्योंकि हम हमारे मुआशरे में देखते हैं एक विरासत का मसला ऐसा जो कभी हमें हल होता हुआ दिखाई नहीं देता और ख़ासकर हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को विरासत से महरूम रखा जाता है। और एक लॉजिक बहुत ज़्यादा कॉमन पेश की जाती है, वो ये है कि भाई जब जहेज़ दे दिया गया, जब बच्चे की शादी कर दी गई तो विरासत का वो हिस्सा उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बहरहाल बहुत सारी
बहस छिड़ जाती हैं, केस भी साल हा साल चलते रहते हैं। तो जब बड़ा हमारे दीन ने क्लियर रखा है जायदाद की तकसीम या विरासत के हवाले से, तो आज हम आपके लिए यही ज़ेरे बहस लेकर आए हैं। मौजू बात करेंगे इस पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है जनाब एडवोकेट मरहूम अहमद बिलाल साहब। इनको पहले भी आप देख चुके हैं, बड़ी स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर भी देखते हैं, और निजी ज़िंदगी में जनाब ही एन एडवोकेट। तो जनाब बताइएगा कि जब विरासत हमारे दीन में तो बड़ा क्लियरली हर चीज़ डिफाइन है, तो फिर मसला कहाँ पर आकर पैदा होता है? अच्छा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि विरासत चीज़ क्या है। अगर एक आदमी जिंदा है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों की विरासत नहीं है। एक आदमी जब मरता है तो उसका जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बचती है उसे हम विरासत कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बाद बच्चे कहते हैं ना जिंदा होते हुए वालिदैन के जी हमारा हिस्सा हमें देते हैं, तो उनका लीगली कोई राइट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये बात क्लियर करने की जरूरत है कि जायदाद की तकसीम और विरासत दो अलग चीजें हैं। जायदाद की तकसीम और विरासत दो अलग चीजें इस तरह से हो सकती हैं कि अगर एक आदमी अपनी जिंदगी में जायदाद तकसीम कर रहा है और उसके मरने के बाद तकसीम हो रही है, तो उन दोनों में इस तरह से फर्क आएगा कि एक आदमी जब जिंदा होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को चाहे वो आग लगाए, जो मर्जी करे, किसी को दे ना दे, उसमें उसने इंसाफ जो है ना वो खुद ही करना है। बाय लॉ जो है उस पर कोई ज्यादा चीजें बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। जो चीजें बाइंडिंग होती है विरासत के हिसाब से वो होती है उसकी मौत के बाद, जब उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी ओनरशिप है वो विरासत में चेंज होती है। ठीक है। वो राइट्स तब क्रिएट होते हैं। अब जहां तक बात है विरासत की तकसीम का कानून तो बड़ा क्लियर है। अच्छा। अब लेकिन जाहिर बात है लोगों ने उसमें से लूप होल्स निकालनी है। लोग क्या करते हैं, जो लोग अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देना चाहते वो अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों को दे जाएंगे, या उन लोगों को जिन्हें वो ज्यादा पसंद करते हैं बेटियों पे प्रेफर करते हैं किसी भतीजे को दे दी। अच्छा, जो चीज विल में आ गई, जो चीज रिटन हो गई, जिसकी जायदाद है वो ही तकसीम कर गया, उसके बाद तो कोई लॉ ऐसा नहीं है कि फिर उसके ऊपर कोई बहस हो सकती है, या विरासत जो है फिर वो दूसरे तरीके से जिसने अपनी मर्जी से विल कर दी, चाहे वो विरासत का जो एक कानून है या जो हमारा एक तरीका है, अगर उसके तहत उसने नहीं की है तो क्या उस पर फाइट की जा सकती है? अच्छा, विल की सूरत हाल ये है कि लॉ के मुताबिक कोई आदमी अपने मरने के बाद यानी कि विरासत के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी को 1/3 से ज्यादा विल नहीं कर सकता। अगर एक आदमी के फर्ज करें कि 99 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 33,000 से ज्यादा विल नहीं कर सकता। उसे अगर ज्यादा करेगा तो वो चैलेंजेबल है। अगर 1/3 तक है, 1/3 से कम है, मतलब 1/3 से ज्यादा नहीं है, तो वो चैलेंजेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको भी विरासत की तकसीम के हवाले से हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, इस पर जो है वो लॉ किस तरह से है? अच्छा, उस पर क्वेश्चन मार्क इस वजह से नहीं है कि लॉ बड़ा क्लियर है। जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसका लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता। हाँ जी, ऐसा ही होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि अडॉप्टेड चाइल्ड का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता, जीरो, इट्स जीरो, क्लियर है। लेकिन अगर उसके बावजूद दी जाती है तो वो क्वेश्चनेबल है या नहीं है? हाँ, अगर दी जाती है तो देखना ये होगा कि कैसे दी गई है। अगर तो उस आदमी ने अपनी जिंदगी में दी है, एक तो ना ये चीज बड़ी क्लियर कर ले कि एक आदमी अपनी जिंदगी में अपनी उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब मेरे पास फर्ज करें कि एक मुरब्बा जमीन है, मैं उसे किसी को 2 लाख रुपए की दे दूं, वो मेरी मर्जी है, मैं उसे आग लगा दूं। एक आदमी जिंदा है, उसका अडॉप्टेड चाइल्ड है, वो उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है अपनी जिंदगी में, तो इट्स वैलिड, इसमें कोई मसला नहीं। उसे गिफ्ट करता है, सेल करता है। अब गिफ्ट बाज़ दफ़ा चैलेंज हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी अपने बेटों को प्रॉपर्टी देना चाहता था, वो सारी की सारी उन्हें प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है। वो चैलेंजेबल इस चीज़ पे हो सकती है कि अगर उस आदमी ने किसी चीज़ को बाईपास करने के लिए की है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती करवाया गया, वो उन चीज़ों पे चैलेंज होता है। अगर उसने अपनी मर्जी से फ्रीली गिफ्ट दी है, वो गिफ्ट रजिस्टर्ड भी है और ट्रांसफर भी हो गया है, तो वो कंप्लीट गिफ्ट है। अच्छा, ठीक है। ख़वातीन की जब भी विरासत की तकसीम के हवाले से बात की जाती है, तो जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बात की कि हमेशा जो एक लॉजिक दिया जाता है वो ये होता है कि भाई अब बेटी की शादी कर दी है, उसका जहेज पे भी खर्चा हुआ है, शादी भी हुई है और दीगर अखराजात भी, तो वो जो विरासत या जो तकसीम थी वो खातून अपना हिस्सा ले चुकी है। इसके हवाले से जनाब लॉ क्या है? अच्छा, डिपेंड ये करता है कि ये बात जो कर रहा है ये उसका बाप अपनी जिंदगी में कर रहा है या उसके भाई कर रहे हैं अपने बाप की वफात के बाद। उसकी वजह ये कि अगर बाप अपनी जिंदगी में ये बात कर रहा है और अपने बेटों को बाकी प्रॉपर्टी देना चाह रहे हैं, तो वो मसला वही आ जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का सोल ओनर है, वो उसके साथ जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है, बेटों को दे दे सारी। मतलब ऑब्वियसली मॉरली गलत है, लेकिन लीगली ही क्या है। अगर विल मौजूद नहीं है, मैं इन दैट केस बात कर रही हूँ, विल मौजूद नहीं और बाप वफात पा चुका है, और उसके बाद जब भाई बहन को हिस्सा नहीं देते, वो तो बिल्कुल गलत है। ये कितना कॉमन और कितना हमारे मुआशरे का जो असल मसला है वो तो यहीं पे जनरेट होता है। हमारे मुआशरे का जो असल मसला है ना,
वो दो चीज़ों की खराबी है, एक तो नीयत की और दूसरा माँ की तरबियत की। ये वाले जो मसले हैं ना कि बहनों को हिस्सा नहीं देना और ये सिर्फ और सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से होते हैं कि एक तो आपकी नीयत नहीं होती हिस्सा देने की और दूसरा आपकी तरबियत ठीक नहीं होती। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर बच्चों की तरबियत अच्छी हुई हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों को अगर आपने प्यार हार्मनी सिखाई है तो वो कुछ ऐसा काम लेकिन करेंगे। ऐसा है बहुत ज़्यादा, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा जहाँ पर सारी जिंदगी केसेस लड़े जाते हैं, बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता है। बहरहाल इट्स एन इशू। तो इन दैट केस जो भी क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है? उस सूरत में आप बड़े आराम से कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से रिलीफ भी मिलता है। मसला फिर वही होता है कि अब बहनें जो है वो आमतौर पे कोशिश करती हैं कि भाइयों के खिलाफ ना ही जाना पड़े कोर्ट में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। तो भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करते उनके खिलाफ आप जारी बात है कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वो वाला जो चीज़ होती है ना, फैमिली प्रेशर में जो लड़कियां इस चक्कर में रहती हैं कि जी हम किसी तरह से भाई आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर ले, वो नहीं हो पाती, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। उस डिले की वजह से जनाब मसले ज़रूर हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, मरहूम हमें ये भी बताएगा कि जो पेरेंट्स अपनी फैमिली को या अपनी औलाद को जो अक्सर आँख कर जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम अखबारात के इश्तिहार भी देखते हैं, और ऐसी सूरत में जो विरासत की तकसीम है पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद, क्या उनका वाकई ही कोई हिस्सा नहीं होगा या औलाद चैलेंज कर सकती है अपने हिस्से को? चैलेंज की तो बात ही कोई नहीं है। बाय लॉ, बाय वर्च्यू ऑफ इस्लामिक लॉ आप अपनी औलाद को आँख नहीं कर सकते हैं। तो जो हिस्सा मुकर्रर है, जो परसेंटेज मुकर्रर है, वो उनको मिलनी ही मिलनी है जी बिल्कुल। ठीक है। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिंदगी में बाकी बच्चों को दे जाएं। अच्छा, परसेंटेज किस तरह से, अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें, विरासत की तकसीम की, तो हम अगर हम इसकी मैं आपसे बताऊं कि परसेंटेज बेटी की, बेटे की, बीवी की, और आपके बहन भाई भी हैं, तो ये परसेंटेज किस तरह से पूरी बनती है? अच्छा, परसेंटेज के लिए ना एक तो हम मेनली ये है कि जो बेटा होता है, असल में ये कि जो परसेंटेज का मसला ये है कि कुछ परसेंटेजेस हैं जो कुरान पाक ने खुद डिक्लेयर कर दी हैं, वो तो जाहिर बात है क्वेश्चनेबल नहीं है। बाकी जो सारी डिवीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चनेबल इस वजह से आ जाती हैं कि बाज़ दफ़ा रेजिड्यूरी जो रिलेटिव्स होते हैं वो होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो उसमें आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल परसेंटेजेस कुछ जगह पे बाय वर्च्यू ऑफ फिक्का भी डिफरेंट हो रही होती हैं, और इस तरह से वो सीन है। बहरहाल इसका एक वैसे बहुत अच्छा तरीका ये है कि एक बड़ी सी वेबसाइट है inheritance.com, अगर आप उस पर जाएं और जितने भी हैं, चाहे आपकी जितनी एक्सटेंडेड फैमिली है, आप सबके वहां पे नंबर्स लिखते हैं तो वो बड़ा ऑटोमेटिकली जो है वो सबके शेयर्स बता देता है। अच्छा, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद जो है कुछ लॉज में काफ़ी हमने तब्दीली भी देखी, और जो खासकर जो वो खवातीन या वो बेटियां या वो बहनें जो बाप की विरासत से महरूम रखी जाती हैं, तो हमने देखा कि उसमें बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी आई, और एक ऐसा आएगा इसके या तो बिल सामने आया गया या कोई नंबर कि आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, स्पेशली वो खवातीन जिनके केसेस बड़ी देर से लटके हुए हैं, प्रोलॉन्ग है, उसमें तेजी लाई जाएगी। ऐसा भी कुछ सिलसिला है? क्योंकि हम देखते हैं कोर्ट कचहरी अदालत के मामला साल हर साल चलते रहते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन विरासत का जो हिस्सा है वो नहीं मिल पाता। अब मसला ये है कि हमारा जो लॉ सिस्टम है ना, हमारा जो लेजिस्लेचर है, वो इस वजह से बड़ा मजेदार है कि आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी आवाज़ उठाए ना, वो उस पर कानून बना देंगे। शायद दुनिया का सबसे अच्छा जो ड्राफ्टेड कानून है ना, वो हमारे मुल्क में इतना एक्सटेंडेड और इतना वेल ड्राफ्टेड कानून शायद दुनिया के किसी मुल्क का ना हो। मसला ही इम्प्लीमेंटेशन का है। ऐसी हेल्पलाइन है या नहीं है, डजंट इवन मैटर। अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। और ऑब्वियसली एनीवन कैन टेल के अमल दरामद नहीं हो रहा। मरहूम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया विरासत। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा पहली दफा इस प्रोग्राम में आके सीरियस बातें करके। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया जनाब। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन सेगमेंट होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। रूह अफ़ज़ा के किचन में अनम शेख इज़ विद मी। अनम, क्या बना रही हो? अच्छा जी नबिहा, आज जैसे कि हम अपने रूह अफ़ज़ा के किचन में हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं आज रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट। रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट, नाम से ही मज़ेदार और खुशबूदार लग रहा है। डिलाइट फील होना शुरू हो जाता है। और आई एम सॉरी, बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आसान रेसिपी होगी। आज जिस दिन आपको कोई काम करने को दिल ना करे, उस दिन आपने क्या करना है कि ये जो है ना रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट। मेरे ख्याल से हमने आज तक जितनी भी हमारी रेसिपीज रूह अफ़ज़ा के किचन में शेयर की हैं,
वो सारी बड़ी झटपट किस्म की होती हैं और बनानी पड़ती हैं। तो भाई हम सबसे पहले तैयारी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। उसके लिए हम ले रहे हैं कॉकटेल। बनाऊंगी मैं बता रही हूँ। बनाएंगे आप, और साथ में मैं जो है इसके लिए जेली बना के क्या बात है, कलर ब्रेक करने का भी पूरा बंदोबस्त किया है। तो ये है बनाना जेली है ये, इसके साथ ये कॉकटेल फ्रूट्स जाएंगे। ये केक है, आप ऑप्शनल है, बिल्कुल रखना चाहे तो रख सकते हैं। कॉकटेल फ्रूट जो है वो भी ऑप्शनल है। क्रीम जाएगी और मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा रूह अफ़ज़ा। ओके, तो सिंपल नबिया काम है। और सबसे पहले हमने क्या केक की लेयरिंग सबसे पहले आपने केक की लेयर जो है सेट कर देनी है। अच्छा अनम, मुझे अक्सर कहते हैं कि जब हम केक की लेयर करते हैं और अगर अक्सर कुछ देर तक फ्रिज में पड़ा रहे तो जो केक पानी छोड़ जाता है, केक का स्पंज। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या करते हैं भैया कि केक के ऊपर थोड़ा सा जो भी कॉकटेल फ्रूट का जो जूस निकलता है वो स्प्रिंकल कर देते हैं। अगर आप कॉकटेल फ्रूट का जो जूस है वो अच्छी तरीके से उसको ड्रेन कर लें और उसको बिल्कुल ड्राई कर लें कॉकटेल फ्रूट्स को, आप फिर देखिएगा कि कभी भी जो है आपका केक जो है नीचे वाला वो सॉगी नहीं होगा। वो वैसे ही रहेगा, थोड़ा जैसे एक चंकी फॉर्म में आप खाना चाह रहे हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये कॉकटेल फ्रूट्स। ठीक है, ये 10 कॉकटेल फ्रूट्स हैं बेसिकली। ये मैं 10 फ्रूट्स ले रही हूँ। अगर आप जो भी फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, मतलब मुझे पर्सनली ना, इसमें अगर आप बनानास ऐड करें, एप्पल ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं जो भी आपको पसंद है, जैसे कि आजकल मैंगो है और मैंगो बस ऑलमोस्ट जाने वाला है, तो आप चाहें तो इसमें मैंगोज भी ऐड कर सकते हैं। तो मगर ये आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, आप बिस्किट्स के लिए लगा सकते हैं। केक अगर नहीं लगाना है, अगर वो पानी के स्पंज वो वाला इशू हो जाता है, तो हम बिस्किट लगा सकते हैं। प्लस एक साथ दोनों भी लगा सकते हैं। नीचे पहले बटर और बिस्किट की लेयर कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर केक और ऊपर उसके बाद हम अनम अभी इसके सिंगल लेयर ही कर रहे हैं। सिंगल लेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर अच्छा सारा ढेर सारे कॉकटेल फ्रूट्स डालें। ठीक है, और मैं इसके ऊपर जो है हमारे फ्रूट्स में इस टाइम है जी पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल है और लीची है इसमें, और क्या कहते हैं मेरे ख्याल है 2-3 और तरह के भी फ्रूट्स हमारे पास के अंदर कॉकटेल। अच्छा जी, ये है, इसके अंदर हम बनाना जेली ऐड करें। आप चाहें तो कोई भी अपनी पसंद की जेली जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा हमने क्रीम ऐड नहीं की, हमने सीधा फ्रूट ऐड किया। हाँ जी, हमने सीधा फ्रूट ऐड किया। क्रीम जो है बेसिकली हम सबसे ऊपर लेयर लगाएंगे। आपने थोड़े से जो है कॉकटेल फ्रूट्स जो है बचाने हैं ऊपर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इसके अंदर ये जो जेली है जो कि बनाना जेली। अच्छा, जेली जो है आप इसमें 2-3 तरह की भी डाल सकते हैं। चाहे तो इसके अंदर बनाना जेली ऐड कर लें, पाइनएप्पल भी ऐड कर लें और ऑरेंज भी ऐड कर दें। एक तो आपको वॉल्यूम बड़ा अच्छा आपके जो क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट है, तो इसमें जेली की क्वांटिटी जो है अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो बड़ा ही उसका रिफ्रेशिंग और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ये डाल लेंगी तो मैं इसके ऊपर जो है रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। और आपको जैसे कि पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो फल और सब्जियों के अर्क से बनता है, तो उसके अंदर खीरा, पुदीना, सेब, संतरा, अनार और गुलाब की पत्तियों का अर्क जो है जब निकलता है तो उससे बेसिकली ये हमारा लाल शरबत जो है रूह अफ़ज़ा वो रेडी होता है। और आपको पता है गर्मी आजकल कितनी बहुत शदीद। कल देखा था कितनी ज्यादा गर्मी थी। हब्स का मौसम है और ये गर्मी अब आपको पता है सितंबर तक रहेगी। बेस्ट जो है ये रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा आप पानी में डालें और इसको मिक्सर, बेशक भी इसमें तुख मलंगा और थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर ले तो ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से जो है हाइड्रेट करता है। जेली देख के बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा। क्या बात। ठीक है, तो रूह अफ़ज़ा जो है ज़रा खुले हाथ से डालें। एक तो कलर बड़ा अच्छा ब्रेक करेगा, प्लस फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है। अमेजिंग। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद? हम क्या करेंगे कि जो थोड़ी सी केक की दोबारा से लेयर लगाएंगे। हाँ जी, एक लेयर आप केक की लगा लेंगी। ऊपर जो है वो जेली डालने के बाद हम इसको क्रीम से जो है पूरा कवर करेंगे और उसके बाद ऊपर हम इसके कॉकटेल फ्रूट्स डालेंगे। कॉकटेल फ्रूट के बाद एक दफ़ा फिर हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे। वो क्या करेगा बेसिकली उसका कलर ब्रेक। क्या कर रही हैं आप आज, क्या कर रही हैं? और इसका जो है खाने का तब मज़ा आएगा जब आप इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रिज में रखेंगे और रखने के बाद जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर आपने जो है इसको खाना है। इस तरह इसको बिल्कुल भी नहीं खाना, ज़्यादती हो जाएगी इसके साथ। तो कोशिश ये करें कि ठंडा करें, थोड़ा सब्र करें। देखिए मीठा जो है ना वो हमेशा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चिल होना चाहिए, क्योंकि अगर मीठा चिल नहीं होगा बिल्कुल
तो ट्रस्ट मी आपकी सारी जो मेहनत है ना वो फिर वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ ये एक तो डिश में भी सर्व किया जा सकता है, और जैसे कि आजकल बड़ा ट्रेंड है कि इसको ग्लास में सर्व करें, वो इस तरह होता है कि आप पर पर्सन सर्विंग जो है इजीली दे सकते हैं। उसके बाद नबिया अब आपने क्या करना है कि एक पूरी जो लेयर है आपने ये क्रीम की लगाएंगे। नम आज आप सितम ढा रही हैं उन तमाम लोगों पे जो बेचारे डाइट करते रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं अगर इसके अंदर कस्टर्ड ऐड हो जाए तो ये बिल्कुल हमारा जो है वो ट्राइफल, ये तो आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी है। ट्राइफल बन जाएगा ये बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, क्रीम में हमने शुगर कंटेंट ऐड करना है? बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा में अच्छी खासी चीनी का कंटेंट होता है, तो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम रूह अफ़ज़ा की अगर अवेलेबल होते हुए मिक्स हो जाएगी जेली हमारी इसके साथ। बिल्कुल, बस आप इसको हल्का हल्का स्प्रेड करती जाएं। ठीक है, और ये एक लेयर बन जाएगी। ऊपर आपने कॉकटेल डालना है, उसके ऊपर मैं रूह अफ़ज़ा डालूंगी। और जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा हम यहाँ पे देखें एज ए इंग्रेडिएंट, एक प्रॉपर इंग्रेडिएंट की तरफ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ही एक हमारे पास एजेंट है जो स्वीटनिंग है। ठीक है, क्योंकि अदर देन हमने कोई शुगर हमने ऐड नहीं की है। हमने शुगर ऐड नहीं की। यूजुअली लोग क्रीम में लाजमी शुगर ऐड करते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से इसको गार्निश करना है रूह अफ़ज़ा के साथ। ओके जी, हम इसको कर देते हैं। सारी क्रीम हम अपनी यूज करके, बस वीकेंड पे आपने जुल्म ढा दी है। पूरा हफ्ता वो बेचारे लोग जो किचन में देखें ना, अब इतने मजे की डिश बनती है तो पाँव भी लड़खड़ा जाते हैं। क्योंकि क्या बात है। और आप चाहें तो इसके ऊपर जो है चॉकलेट्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद है, जो चीज़ भी अच्छी लगती है, जो फ्रूट भी अच्छा लगता है, आप इस जेली डिलाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अमेजिंग। और स्पंज भी हमें हल्का हल्का हमारा जो है वो फर्स्ट लेयर में, फ्रूट्स हम इस पे लास्ट में ऐड करेंगे। लास्ट में आप सबसे ऊपर जो है फ्रूट्स रखेंगी, उसको ऐसे स्प्रिंकल करेंगे, और मैं ऊपर इसके रूह अफ़ज़ा डालूंगी, और जो है हमारा रूह अफ़ज़ा जेली डिलाइट जो है वो रेडी हो जाएगा। जबरदस्त। अब आप डाल दें सारा फ्रूट इसके ऊपर, हम इसमें मज़ीद ऐड करते हैं जनाब। बेसिकली फ्रूट ऊपर डालने का रीज़न ये है कि थोड़ा कलर ब्रेक हो जाता है देखने में। चीज़ सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखने में आप कोई चीज़ देखते हैं उसके बाद खाते हैं, देखने में चीज़ जो है खूबसूरत लगनी चाहिए बस। और अब हम जो है इसको करेंगे गार्निश रूह अफ़ज़ा के साथ। तो इसको अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा जो रूह अफ़ज़ा का जब हमारा इंग्रेडिएंट ऐड हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें चॉकलेट की फिर हमें कमी महसूस, आई डोंट थिंक सो कि हमें चॉकलेट की कमी महसूस बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे बड़े प्यारे कैमरामैन है नाजिक, वो इस टाइम बड़ा खूबसूरत सा फ्रेम बना के बैठे हुए हैं, और मेरा तो शदीद दिल ललचा रहा है इसको देख के। आई एम श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस टाइम। अच्छा, हम एक बार इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, सिंपल रूह अफ़ज़ा डिलाइट के लिए, जेली डिलाइट के लिए आपको जेली आप ले सकते हैं दो तरह की, कोई भी, पाइनएप्पल और बनाना ले लें। साथ में मैंने बेसिकली इसके अंदर ऐड ऑन किया था कॉकटेल फ्रूट और केक। कोई भी बेकरी केक आप ले लें, फ्रूट केक ले लें या प्लेन केक ले लें। साथ में इसमें क्रीम जाएगी तकरीबन 1 पैकेट के करीब, और रूह अफ़ज़ा जाएगा इसमें तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून। दैट्स इट, सिंपल असेंबलिंग है। असेंबलिंग करें जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से अपनी डिश में इसको सेट करें या ग्लास में सेट करें, और इस तरह से अमेजिंग। और इसमें चाहें तो आप अपनी मर्जी की वेरिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अपनी, अब इस तरह से अगर आसानी है तो आप 10 ले लें जैसे कि आपने कहा। जी। और बाकी फ्रेश फ्रूट की क्या ही अपनी बात है। अच्छा अनम, जैसे कि आजकल मैंगो सीजन है, तो हम इसमें अगर कोई और फ्रूट भी ना करें तो हम मैंगो भी कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंगो को आप तो वो मैंगो रूह अफ़ज़ा डिलाइट बन जाएगी हमारी। उसको थोड़ा मैंगो को थोड़ा चंकी फॉर्म में रखें और उसको क्रीम में मिक्स करें और फिर उसकी लेयर लगाएं। अच्छा, अगर मैंगो साथ हो तो यकीन मानो कि फिर आपको केक के स्पंज की भी जरूरत नहीं, केक भी नहीं चाहिए। अच्छा अनम, पीच डिलाइट भी बहुत अच्छी बनती है। पीच डिलाइट भी बड़ा अच्छा बनता है। पीच डिलाइट दोनों का बहुत अच्छा बनता है, एक तो जो फ्रेश पीचेस का उसका भी, और जो टिन वाले पीचेस होते हैं उनका भी। ठीक है, दोनों का एक्सीलेंट बनता है। और प्रेजेंटेशन में टिन वाले पीचेस बहुत अच्छे, और इसी तरह पाइनएप्पल की भी इस तरह पाइनएप्पल डिलाइट है ना। जरूरी नहीं है कि आप उसको किसी स्पेसिफिक फूड के साथ फ्रूट के साथ कर दें। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट लें और उसके अंदर जो है आप उसका पाइनएप्पल और क्रीम का मिक्सचर हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई सॉरनेस तो नहीं? थोड़ी देर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप एक आने वाले दिनों में हम एक डिजर्ट बनाएंगे जो कि है क्रीमी पाइनएप्पल। वो आप खाएंगी ना, आप कहेंगी कि ये मतलब
ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ का है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल और क्रीम का अच्छा ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जो है जबरदस्त, वो ठीक रहता बहुत है। अच्छा। अच्छा अनम, अब हमारी जो डिश है वो तैयार है। तकरीबन कितनी देर पहले, जैसे कि मैंने पहले बात की, अगर आपका जो मीठा है अगर वो अच्छे से चिल्ड नहीं है तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि मीठे का चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग उसको फ्रीज भी कर देते हैं कुछ देर के लिए, मगर आप वो मत करें, क्योंकि उसमें आपका जो मीठा है वो पानी फौरन से पहले छोड़ देगा, खराब कर देगा। तो बेटर ये है कि या तो रात को बना के रख दें आप फ्रिज में, या फिर सुबह सुबह सबसे पहले खाने से पहले भी मीठा बनाएं और उसको फ्रिज में रख दें। क्या ख्याल है? खाने से बेसिकली इस ट्राइफल को बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें सेट नहीं होना, इसमें कस्टर्ड नहीं है जिसमें सेट होना है, इसके लिए मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे फ्रिज में बेस्ट है, बेस्ट टाइम है। मतलब अगर आपका फ्रिज नॉर्मल या अच्छी कूलिंग कर रहा है तो बेस्ट है कि आप 2 से 2.5 घंटे इसको, और फ्रीजर में तो बिल्कुल भी नहीं रखें। फ्रीजर में बहुत सारे लोगों को आदत होती है ठंडा जल्दी करने के लिए, खीर बनी है, फिरनी बनी है, कस्टर्ड बनाया है, जली बनाई है, तो चलो जी फ्रीज कर देते हैं। बिल्कुल बहुत गलत बात है। बेसिकली फ्रीजर क्या करता है कि ऊपर वाली लेयर को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद जो है हमारा डिजर्ट पानी छोड़ना शुरू कर देता है, और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो सही बना ही नहीं था। बेसिकली कसूर ये होता है कि वो फ्रीजर ने ऊपर वाली लेयर को खराब किया होता है, उस वजह से जो है सारा हमारा डिजर्ट। अनम, आपकी वैसे फेवरेट डिलाइट कौन सी है अगर मैं आपसे पूछूं? अच्छा, मुझे पाइनएप्पल डिलाइट, मुझे पर्सनली पाइनएप्पल बहुत पसंद है, मुझे पाइनएप्पल डिलाइट पसंद है, लेकिन अगर मैं इसको कस्टर्ड और ट्राइफल फॉर्म में कर दूं तो फिर मैं कॉकटेल, आई एम गुड विद कॉकटेल फ्रूट्स। अच्छा, दो जो है 2 ऑफ माय फेवरेट डिशेस, एक तो बनाना, आप किसी भी चीज में कर लें, बनाना डिलाइट हो और बनाना रूह अफ़ज़ा डिलाइट हो ना, आउटस्टैंडिंग फ्लेवर बनेगा। और सेकंड मैंगो रूह अफ़ज़ा डिलाइट। आई गेस कि ये जो 2 चीजें हैं, और ये एक ऐसे 2 फ्रूट्स हैं जो हर एक के फेवरेट बिल्कुल भी है, हर एक की पसंद भी है, क्योंकि ना समटाइम लोग पीच पसंद नहीं करते हैं, और पूरा सीजन मिलते हैं, पूरा सीजन आपको ये नहीं, मैंगो आपको नहीं मिलेगा, बनाना जो है वो आपको पूरा सीजन मिलेगा, सारा साल मिलेगा। अच्छा, बल्कि किसी दिन हम लोग बनाना क्रंच डिलाइट भी करते हैं, बिल्कुल डन है ना, उसके अंदर क्रंच ऐड करना है मेरे ख्याल से, बाकी रेसिपी हमारी मिलती जुलती होगी, बिल्कुल क्रंच ऐड करेंगे उसमें। बेसिकली क्रंच जो है हम नट्स भी डाल के क्रंच ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और जो डायरेक्टली शुगर का जो क्रंच बनाया जाता है वो भी डाल के क्रंच उसके अंदर कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है, जिस तरह मर्जी। अमेजिंग जनाब, तो ये हमारी रूह अफ़ज़ा की झटपट रेसिपी जो है वो आज अनम ने तैयार कर दी है। इसके जो फौरी क्विक इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें हमने जनाब फ्रूट्स ऐड किए हैं, हमने इसमें क्रीम ऐड की है, हमने इसमें केक ऐड किया है, और ऑफ कोर्स रूह अफ़ज़ा, और मेन इंपॉर्टेंट जेली जी, बिल्कुल। तो जनाब हम इसको रखने जा रहे हैं अपने चिलर में, फ्रीजर में, फ्रिज में, नॉट इन फ्रीजर। आप ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। मंडे को हम एक और झटपट क्विक सी रेसिपी आपके लिए लेकर आएंगे, साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब्बू, अरे बेटा तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। मैं बनाऊंगी।